स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों, ये झारखंड बोर्ड क्लास 11th इकोनॉमिक्स जिसका एग्जाम आपका 26 और 27। अब बोलेगा सर 2 दिन कैसे एग्जाम होगा? तो 26 फरवरी को क्लास 11 का आर्ट्स का एग्जाम होगा, 27 फरवरी को जो है साइंस और कॉमर्स का एग्जाम होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपको 40 सबसे मोस्ट टॉप वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं, इससे बाहर दोस्तों आपका एग्जाम में भीड़ेगा ही नहीं। दोस्तों पूरा क्वेश्चंस को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों एकदम रट जाइए, एकदम घोल करके पी जाइए, कैसे भी कीजिए, लेकिन इस सारा क्वेश्चंस को आपको पीना ही है। आज का ये वीडियो दोस्तों झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी जिनका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, पूरा अंत तक देखिएगा, एकदम मजा आएगा। चलिए कि क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों स्किप करके जाने का कोशिश तो एकदम भूल के भी मत कीजिएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, कोई मतलब नहीं है हमको, केवल आप लोग वीडियो को देखिए। जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? देखिए हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? इको बाबा को, यानी कि इकोनॉमिक्स बाबा को। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, उतार चढ़ाव, सब्जी का रेट आगे हो गया पीछे हो गया, निर्यात आयात, ये सब किस में आता है? तो ये आपका अर्थशास्त्र में आता है, इकोनॉमिक्स में। यही सब चीज़ है और कुछ नहीं है। जैसे कि जीवन के सामान्य कारोबार, तो सामान्य कारोबार हम लोग इसमें जो वाक्यांश का तात्पर्य पूछा है, तो मनुष्य का आर्थिक कार्य, आर्थिक कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य कारोबार। आर्थिक कार्य को क्या कहेंगे? सामान्य कारोबार। घोल करके पी जाइए, आएगा तो यही वाला आएगा 2 नंबर। निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? तो अर्थशास्त्र का अध्ययन इनमें से किससे नहीं है? उत्पादन, उपभोग, वितरण। उत्पादन कर किसी चीज को उपजा रहा है, उपभोग कर किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है, किसी चीज का वितरण कर रहा है। लेकिन देखिए ना डी वाला को देखिए तो कैसे मुंह उठाकर आ चुका है। इसका कोई यहाँ पर काम था? नहीं था। सरकार का गठन कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस का चीज यहाँ पर आ जा रहा है, एकदम नीचा आदमी। यानी ऑप्शन नंबर डी को मारिए गोली और आगे बढ़िए 3 नंबर। कि संख्याइकी का जनक किसे कहा जाता है? संख्याइकी। संख्याइकी बोले तो सर जी क्या होता है? ये होता है ना, आप लोग पढ़िए तो स्टेटिक्स। तो संख्याइकी का जनक किसे कहा जाता है? तो गॉटफ्राइड इक्केनवाल, गॉटफ्राइड इक्केनवाल, इक्केनवाल इक्केनवाल। 4 नंबर। बहुवचन में शब्द दोस्तों संख्याइकी से क्या तात्पर्य? बहुवचन में जो शब्द दिया गया संख्याइकी, इसका मतलब क्या होता है? संख्याइकी का मतलब होता क्या पता है? अरे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। परीक्षार्थी के पास चलकर इकोनॉमिक्स का पेपर भी आएगा, तो थक हार कर ना बैठ, ये बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए दोस्तों संख्याइकी में हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग आंकड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? आंकड़ा, संख्यात्मक मान। 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, क्या है? संख्यात्मक मान, सांख्यिकी तत्व। 4-5 को फैक्ट लेकर के वीडियो बना रहे हैं, ये क्या है? सांख्यिकी तथ्य है। तो ये क्या है? सभी का सभी आपका सांख्यिकी से तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी को राइट कीजिए और आगे बढ़िए 5 नंबर। अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? तो अर्थशास्त्र में दोस्तों 2 प्रकार के हम लोग प्रयोग करते हैं आंकड़ा का। एक आपका मात्रात्मक होना चाहिए, एक आपका गुणात्मक होना चाहिए। यानी कि एक उसका मात्रक होना चाहिए कि जैसे कि 2 केजी तो इसका वजन भी 2 केजी होना ही चाहिए। आम मीठा, तो आम कैसा होना चाहिए? मीठा होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट वाला, और आगे बढ़िए 6 वाला। तो 6 वाला आपसे कहता है कि संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्प की चयन कीजिए, यानी कि उत्तर की विकल्पों की संख्या होती है। इकोनॉमिक्स में आपके पास तो 4 ऑप्शन है, मैथ में भी 4 मिल जाएगा, हिस्ट्री में भी मिल जाएगा, लेकिन सर जी संरचित में क्यों मिलता है? आपके पास 2 विकल्प होगा, हाँ ना तो ना, हाँ ना तो ना, हाँ ना तो ना। चलिए 7 नंबर। किस प्रकार के आंकड़े की विश्वसनीयता सत्ता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? किस प्रकार के आंकड़ा? याद कीजिए, याद आया? कुछ नहीं याद आ रहा होगा, हमको पता है ना। मारिए ना, किसको मारना है सर जी? प्राथमिक को मारिए। ये क्या है कि प्राथमिक जो आंकड़ा दोस्तों विश्वसनीयता सत्यता की सबसे ज्यादा जवाबदेही अन्वेषक, इसी को हम लोग मानते हैं। 8वां नंबर को देख लीजिए, ये भी आपसे कहता है, सब प्रश्नार्थी से कहता है कि आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? यहां से इकट्ठा की, मान चलिए कोई जानकारी था, बंगाल से किए,
राजस्थान कर लिए, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, कश्मीर से, झारखंड से, अब कर करके एक जगह को उसको लेकर के आ रहे हैं, एक त्वरित कर रहे हैं। आपको जानते हैं क्या बोलेगा इकोनॉमिक्स की भाषा में? आपको बोलेगा आप तू परीक्षक है, यानी कि अन्वेषक है। अन्वेषक बोले ऑप्शन नंबर सी है तुम, ठीक है। चलिए बुरा मत मानिएगा, हम आपसे प्यार से बात करते हैं, आप कैसे बात करते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उदाता, ठीक है, उत्तरदाता से तत्पर, ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क है? तो दोस्तों किस प्रकार का प्रगणक का उत्तरदाता से संपर्क होता है? प्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली। तो दूसरी इसको हम लोग कहते हैं व्यक्ति साक्षात्कार। और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ? तो दोस्तों स्वतंत्रता आपको कब मिला? जाहिर सी बात है सर जी, 1947 में, ठीक है। और दोस्तों प्रथम जो जनगणना हुआ था भारत का, वो दोस्तों 1951 में हुआ था। जबकि जनसंख्या कितनी थी, किसी को पता है? देखिए कमेंट करके आ जाएगा, हो सकता है उत्तर आपके मन में है। 11वां नंबर कि वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया की क्या प्रक्रिया? वर्गीकरण आप लोग तो जानती होंगे, बांटना, चीजों को बांट दिया। तो इसके जो आंकड़ा इसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर जी? तो इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियां में अस्तंभ, कॉलम, रो, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों सर जी देखिए, अभी आप लोग इकोनॉमिक्स का जो पेपर दे रहे हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी देखिए आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस भी होगा, हिस्ट्री का भी पेपर है, ज्योग्राफी का भी है, साइंस में केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का भी है। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि सर जी हम लोग एग्जाम में जो है 95% क्वेश्चंस कहाँ से मैच करेंगे, तो दोस्तों देखिए क्लास 11th का तीनों स्ट्रीम का दोस्तों सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर है, जो कि क्लास 11th के सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, जो कि तहलका गेस्ट पेपर है दोस्तों। ये आपका मां सरस्वती का मानना करते हुए बनाया गया है। किसी को भी चाहे दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। इसी गेस्ट पेपर से ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चंस आएगा, जो कि आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है, तो एक वर्ग का मध्य बिंदु किसके बराबर होता है? तो एक वर्ग का मध्य बिंदु जो है दोस्तों उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत। उच्च वाला को ऊपर हम लोग रखेंगे और निम्न वाला को नीचे रखेंगे, और इसके जो औसत निकल करके आएगा जिसका भाग हम लोग देंगे, इसी को कहते हैं, ठीक है, एक वर्ग का मध्य बिंदु। बारंबारता वितरण में, ठीक है, अतिरिक्त आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। कितने चर में? तो इसको हम लोग करते हैं कितना चर में? तो मात्रात्मक चर में, मात्रा में, यानी कि हम लोग मात्रा में हम लोग माप सकते हैं। 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है? संतत चर का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो दोस्तों संतत चर का जो उदाहरण है ये आप सभी का क्या है? विद्यालय में पढ़ने वाले, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या को सतत चर हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, क्षेत्रफल को हम लोग ना जान सकते हैं, पासे पर आने वाली संख्या को। ये आप सभी का क्या प्रायिकता है? बच्चों की संख्या जो लेकिन विद्यालय में जो पढ़ रहा है, मान चलिए कि कक्षा में 50 विद्यार्थी, उसको हम लोग क्या गिन सकते हैं? ये सतत चर का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर मिलान चिन्ह की गणना कितने समूह में की जाती है? 1 गो दंडी, 2 गो दंडी, 3 गो, 4 गो, अब ऐसे मिला दीजिए। के गो डंडी इसको बोलते हैं हम लोग 5 गो, इसको हम लोग कहते हैं 5 गो, यानी कि मिलाल जो डंटी होता है दोस्तों इसमें हम लोग 5 गो समूह के कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला। 16 नंबर बिहार के एक शहर में, ठीक है, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए। 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़े की किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को दर्शाता है? मतलब कि बिहार के एक शहर, कोई भी शहर है जिसमें तारीख दिया गया 8 सितंबर 2025, पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि के विरोध में। दोस्तों यहाँ पर जो है 5 गो पेट्रोल पंप खोला, बाकी 7 गो बंद था, 2 गो विद्यालय खोला, बाकी आपका 9 गो बंद था। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? तो पाठ विषय कहते हैं, कि पाठ की सूची है ये, ठीक। चलिए 17वां नंबर कि कक्षा 11वां के अध्याय पर आंकड़ों को पंक्ति, क्षैतिज तथा स्तंभ ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है, वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? यानी कि कक्षा 11वीं के जो अध्यापिका है, ठीक है, वो क्या करती है ना, पंक्ति को क्षैतिज इस वाला को, ठीक है, ऊर्ध्वाधर इस वाला को, ठीक है,
कक्षा में दिखाती हो तो वो आंकड़ों को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है, तो उस आंकड़ों को दोस्तों कर रही है सारणीकरण से यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण में कर रही है। 18 नंबर कि सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाला विद्यार्थियों की संख्या में सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो देखिए सुमित जो है 10 वर्षों की अवधि के दौरान क्या करता है कि विद्यालय में अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को संख्या के सारणीबद्ध करते हुए ऊर्ध्वाधर में बांटता है, श्रेणी क्रम में बांटता है, समानांतर क्रम में बांटता है। सुमित के द्वारा जो है किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण या जो बंटवारा है, इसको आप लोग किस नाम से जानेंगे? तो इसको हम लोग जानेंगे कालिक के नाम से, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट वाला। 19 नंबर काल श्रेणी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? काल श्रेणी, काल वाला, ठीक है। तो काल श्रेणी की बात की जाती है तो यहाँ पर हम लोग तोरण का यूज करते हैं। तोरण बोले तो यहाँ पर संचयी 12वां वर्ता को, ठीक है। अब 20 नंबर कहता है कि तोरण को और किस नाम से जान सकते हैं? अभी जस्ट हम अपना मुंह से इस शब्द को निकाले हैं और आपके कानों तक पहुंचाए हैं। अगर आपके कानों तक पहुंचा है तो आपके कान आपके हाथ को डिमांड देगा और आपके हाथ जो है आपके आंख को डिमांड देगा। आपका आंख जो है क्या करेगा, फिर हाथ को डिमांड देगा, कमेंट सेक्शंस को खोलेगा, फिर आपका आंख जो है बोलेगा कि तोरण को अभी जो सर बोला था कनवा वो सुन के आपको हाथ को लिखना है। अब बोलिए कि 20 का जो सही आंसर क्या हुआ, फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए तो देखते हैं कि कितना दम है, कितना दम है, ठीक है। अरे वादा करो अपने से कि खुली आंखों को कभी सोने ना देना, हर वादा होंगे आपके पूरे। जब रिजल्ट आएगा दोस्तों ना एकदम तिलमिला के उठिए कि सर जो पढ़े थे ना सर जी वही मिला, एकदम मजा आ गया। वो वाला दिन को सोचिए ना, पढ़ते रहिए। भारत में प्राथमिक आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले हम लोग देखिए ना 1947 में भारत आजाद हुआ और 1951 में प्रथम जो है जनगणना का प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पढ़िएगा ना, एकदम जीवन में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। हम जैसे समझाते हैं ना आपको खाली समझना बस। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। तो पहला प्रयास दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर कि रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार से प्रभावित किया है? यानी जो रेलवे है, रेलवे कर्मचारी के द्वारा, ठीक है, यानी कि रेलवे के द्वारा जो कि संस्था है आपका, इनके द्वारा अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार से प्रभावित किया है? तो यहाँ पर इसका कारण क्या हो जाएगा? तो लोग अब लंबी यात्राएं कर सकती है, ठीक है। कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों, ठीक है। चलिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया? जब स्वतंत्रता दोस्तों भारत में आया तो एक आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। उस आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो मिश्रित कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? औपनिवेशिक काल का भारत के जो भी औद्योगिकरण है कल कारखाने के पीछे, ठीक है, विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? तो इनका जो उद्देश्य था दोस्तों ये आपका भारत को कच्चे माल का निर्यात जो है बनाना, और इनका उद्देश्य था भारत के एक विशाल बाजार बनाना। यानी कि उद्योगपति जितना भी कल कारखाना था वो सोचता था कि कैसे भी करके जीडीपी हमको जो है भारत का ग्रोथ करना है, ताकि जो यहाँ पर का जो इंडेक्स सूचकांक है अच्छे निकल करके आ सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होती है? तो किसी भी वस्तु का निर्धारण कैसे करेंगे कीमत का? मान चलिए आप लोग जो है 5 गो व्यक्ति है, ठीक है, 5 गो व्यक्ति है और 4 गो केला है, ठीक है, कहा है 4 गो केला है। अब 5 व्यक्ति चाहता है कि हम सर जी 4 गो एक को केला लें, तो लेकिन यहाँ तो एगो व्यक्ति ज्यादा है, केला 4 गो, एगो व्यक्ति ज्यादा है। अब देखिए अब दुकानदार एक दिमाग लगाएगा, पहले बोला कि केला 5 रुपये था, अब बोलेगा सब बोला कि हमको चाहिए, वो बोलेगा हमको चाहिए, बोलेगा हमको चाहिए। दुकानदार के पास तो 4 गो, एगो तो है ही नहीं है। अब वो क्या करेगा ना कि केला का मूल्य कर देगा 10 रुपया, फिर बोलेगा कि हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, अब वो केला का मूल्य कर देगा 20 रुपया। तो इसमें क्या हुआ ना कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा वैसे वैसे प्राइस बढ़ रहा। समझाने का कोशिश कर रहे हैं, समझ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे होता है, यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, ठीक है। चलिए 27 जैसे मान चलो हम पर 5 गो केला था, 5 गो विद्यार्थी था, तो दोस्तों ये एक गो ले लेता 5 रुपया में, लेकिन पूर्ति कर नहीं पा रहा था, इसलिए प्राइस बढ़ गया। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया है 1938 ईस्वी में। कब है? 1938 में।
पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? पंचवर्षीय योजना की अवधि जो होती है दोस्तों, ये 4 वर्ष होती है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। सॉरी, पंचवर्षीय योजना, सर जी 5 वर्ष योजना बोल रहे हैं और 4 वर्ष आप बोलते रहे। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ 5 वर्ष। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेगा कि सर जी आप वो गलत बताते हैं। का कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, हम भी इंसान हैं, ठीक है, इतना दिमाग में तो याद रहता नहीं है सब चीज़। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों को बीच उनकी कार्यकता के आधार पर वितरित करती है? तो दोस्तों ये जो आपका सार्वजनिक है ना, सार्वजनिक बोले तो सभी के लिए है। रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल सरकारी वाला, सरकारी स्कूल का वो आपका है ना सर जी, तो वहाँ सबको जा सकता है। भारत के प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब की गई? प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा दोस्तों आ चुका है 1948 में, ठीक है, 1 साल बाद। कब 1 साल बाद? तो देश स्वतंत्र के बाद। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये आपका कोलकाता में, कलकत्ता न जाना, ठीक है। चलिए, आर्थिक समृद्धि का प्राथमिक सूचक है, तो आर्थिक समृद्धि का प्राथमिक सूचक किसको मानते हैं? तो दोस्तों मानते हैं सकल घरेलू उत्पाद को, जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे की WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों देखिए ये प्रश्न है ना, हम काहे बताएंगे, आप लोग जो क्लास 10 में भरपूर पढ़ करके आए हैं तो इसको भी बताने बनता है ना सर जी। काहे, इसका जवाब आप लोग ना दे सकते हैं? दे दीजिए तो देखते हैं कि दोस्तों कितना दम है। दिखा दीजिए अपना दम, कमेंट सेक्शन में दिखा दीजिए। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो नई आर्थिक नीति तो हम आपको बताइए देंगे 1991 ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर का मतलब ही दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति की आय पर लगाने वाला कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष क्या होता है ना, जैसे कि दोस्तों आप लोग नमक खरीद के यहाँ टाटा का 30 रुपया में, तो वहां पर लिखा रहता है कि इनिशियल ऑल टैक्सेज, मतलब कि आपको तो बताया नहीं कि इस पर टैक्स लिया गया है, वो अप्रत्यक्ष कर में आता है, जो भी आप लोग खाने पीने का सामान लेते हैं, ठीक है। विनिवेश का क्या उद्देश्य? विनिवेश का मतलब क्या होता है? विनिवेश से आप लोग तात्पर्य समझ गए कि वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आयातित करना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष को कहते हैं, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। 1907 वाले तो ऑप्शन नंबर ए में। 2 और प्रश्न बचा है। टाटा स्टील कितने देश में कार्यरत है? तो 30 गो देश में कार्यरत है। विश्व बैंक को किस नाम से जानते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को मजाक लग रहा होगा कि सर सारा तो आप लोग जो है यूट्यूब पर बता दे रहे, तो गेस पेपर लेने का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, गेस पेपर का हम आपको थोड़ा सा बेनिफिट बता दें, आपके पास समय है तो देख लीजिए, ठीक है। ये बेनिफिट है ना कि आप लोग उसको PDF के फॉर्म में वो पहले तो आपको मिल जाएगा, जो कि आप लोग तुरंत से रिवीजन कर सकते हैं। साथ में उसका आंसर दिया गया है, और ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में, इंग्लिश में भी आपको है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जा रहा है। अब किसका भाव में? तो 79 का भाव में। ये 79 दोस्तों आपके लिए ज़्यादा है? बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सर, ये तो हम तुरंत खा पी के उड़ा देते हैं। तो दोस्तों एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे जो राशि ली जा रही है दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप लोग जो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कीजिए। किसी को भी चाहे दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 79 पे करके गेस पेपर को परचेज करके दोस्तों जो पढ़िएगा ना क्वेश्चन, और एग्जाम देख के आइएगा, अब बोलेगा सर जी मज़ा आ गया, सर जी जो बताए ना सर जी सेम क्वेश्चन आ गया। तो विश्व बैंक को किस नाम से जानते हैं? IBRD। मज़ा आया वीडियो को? अब लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू में मत कीजिए, लास्ट में कीजिए। अच्छा लगा तब कीजिए, ना अच्छा लगा तो मत कीजिए। हम कोई ज़बरदस्ती किए हम आपको वहाँ पर बैठा लें कि आप लोग ठोकिए तो ठोकिए लाइक में, नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, आपका अनुसार है। वो जो चीज़ है दोस्तों वो हमें मोटिवेट करता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम भी मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आपके लिए कोई अगला दूसरा चीज़ दूसरा व्यक्ति कर रहा है, दोस्तों बहुत ही अच्छी निष्ठा भाव से कर रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।